Hello students, welcome back in my lecture number 6 of statistics. I hope my lectures are helping you in learning this subject. And I also want to thank all of those who have subscribed my channel, liked my videos and share them. And I want to request all those who have not subscribed my channel yet, so please get it subscribed to get the notification about any new video on this subject. Thank you very much. तो कोरिलेशन कोफिशिएंट मैंने लास्ट क्लास में आपको इंट्रोड्यूस किया था. कोरिलेशन कोफिशिएंट, the types of correlation coefficients and how it is evaluated using Karl-Pearson coefficient formula. So today I'll tell you one property of correlation coefficient which is very important for numerical problems. That property is that correlation coefficient is independent of change of origin and scale. Let me tell you first what is the meaning of change of origin and scale. Change of origin and scale means if we are given some data values of x and y, because correlation coefficient is always calculated between two variables, तो हम वो दो वेरिएबल x और y मानकर चलते हैं. तो अगर हमें x और y की कुछ वैल्यूज गिवन हैं और वो वैल्यूज ऐसी हैं कि बहुत लार्ज हैं, लार्ज होने से मतलब बहुत बिग हैं, तो उस केस में क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत टीडियस हो जाती है. तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम उन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं. कैसे चेंज कर सकते हैं? हम उनका ओरिजिन चेंज कर सकते हैं. ओरिजिन चेंज करने का मतलब है आप उन वैल्यूज में से कोई नंबर, कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए अगर वो पॉजिटिव वैल्यूज हैं. अगर वो नेगेटिव वैल्यूज हैं तो कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर सकते हैं. तो उसे कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन. चेंज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि अगर वो वैल्यूज किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकती हैं तो उन वैल्यूज को हम उस कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, राइट? या फिर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ स्केल. तो आफ्टर दिस डूइंग दिस, जब न्यू वैल्यूज हमें मिलती हैं तो जो न्यू वैल्यूज का कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो पुरानी वैल्यूज के कोरिलेशन कोफिशिएंट के बराबर होता है. इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. तो ये प्रॉपर्टी आज हम प्रूफ करेंगे. तो प्रूफ करने का तरीका क्या है कि हम दो वेरिएबल डिफाइन करते हैं u एंड v. ये कैसे डिफाइन किए गए हैं? ओरिजिनल वेरिएबल जो x है उसमें से a सब्ट्रैक्ट किया गया है और h से उसे डिवाइड किया गया है. तो यहाँ पर हमने दोनों चीजें एक साथ की हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल. और इस नए वेरिएबल को डिनोट किया है u से. इसी तरह से y में b सब्ट्रैक्ट किया है और चेंजिंग द ओरिजिन एंड k से डिवाइड किया है फॉर चेंजिंग द स्केल. तो दोनों x और y में आप अलग अलग नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग अलग नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर आपने यहाँ लिया है सब्ट्रैक्शन के लिए वही नंबर आप यहाँ लें, या जिस नंबर से यहाँ डिवाइड किया है उसी नंबर से यहाँ डिवाइड करें. ठीक है? तो x और y के लिए हम ये दोनों चीज़ें डिफरेंट ले सकते हैं. ये a, b, h, k ये कांस्टेंट हैं. h and k should be greater than 0. We will prove that rxy is equal to ruv. That means correlation coefficient between x and y is equal to correlation coefficient between u and v. There is no change. So from this equation, you can find the value of x, which is equal to a plus h into u. Mark this as equation number 1. अब हम इस इक्वेशन का एक्सपेक्टेशन लेंगे दोनों साइड. तो e of x is equal to e of a plus h into e of u, क्योंकि constant value will come outside the bracket because of the property of expectation.
Then again using the property of expectation, that expectation of a constant is always equal to constant. So E of x is equal to a plus h into E of u. Mark this as equation number 2. Now subtract equation number 2 from equation number 1 to get x minus ex is equal to h u minus eu. ओके, इसी तरह से हम y के लिए भी यही कैलकुलेशन रिपीट करेंगे जो x के लिए की है हमने। तो जो इक्वेशन है यहाँ पर, यहाँ से y इज इक्वल टू हमें मिलेगा b प्लस के इंटू वी। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 3. Take the expectation of this equation, both sides. Apply the properties of expectation to get equation number 4. Now subtract equation number 4 from equation number 3 to get this. Y minus EY is equal to K V minus EV. Now we find the covariance between x and y, which is defined as expected value of x minus EX into y minus EY. Since x minus EX we have already calculated here in terms of u, so we put the value of x minus EX here from this equation, and we put the value of y minus EY. Because of the property of expectation, again this h and k will come outside the bracket, and what is left here is u minus EU into v minus EV. So if you can see it carefully, what is this? This is now become the covariance of u and v. So we replace this by covariance of u and v. So we have found the value of covariance between x and y in terms of covariance between u and v. Now we calculate the variance of x in terms of variance of u and variance of y in terms of variance of v. So how it is done? See, variance of x is defined as expected value of x minus ex whole square. Again put the value of x minus ex from this equation, right? Take this h outside the bracket, so this will come as h square into expected value of u minus eu whole square. You can see यहाँ पर इस चीज को आपने सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखा था, तो इस चीज को आप क्या लिखेंगे? सिग्मा u square. Similarly here sigma y square is equal to k square sigma v square. So that sigma x is h sigma u and sigma y is k sigma v. Now we calculate correlation coefficient between x and y, which is defined as covariance between x and y divided by sigma x sigma y, where sigma x is the standard deviation of x and sigma y is the standard deviation of y. Covariance of xy we have already calculated here. Hk covariance of uv, we put the value here. Sigma x is h into sigma u and sigma y is k into sigma v. So we get covariance of uv divided by sigma u sigma v, which is nothing but ruv. So you can see that rxy is coming out to be equal to ruv. और यही हमें प्रूफ करना था कि correlation coefficient between x and y is always equal to correlation coefficient between u and v. One thing to be noted here is that two independent variables are always uncorrelated. दो independent variables में कोई correlation नहीं होता है. अगर होता भी है तो nonsense correlation कहलाता है. जैसे for example, मान लीजिए if I say that there is some correlation between the score in high school marks attained by a student
and the score obtained by Sachin Tendulkar in one day match, right? So if there is some correlation, that correlation is called nonsense correlation. तो क्योंकि दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं इसलिए इनमें कोई कोरिलेशन नहीं हो सकता। तो हमेशा दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अनकोरिलेटेड होते हैं इन जनरल, और इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। हाउ? लेट x and y are two independent variables, then covariance between x and y will be 0 because of the property that e of xy is equal to e of x into e of y. Whenever two variables are independent, ये property होती है कि expected value of the product of two variable is equal to product of their individual expectations. And covariance का formula क्या होता है? e of xy minus e of x into e of y. उस वजह से ये दोनों इक्वल हैं तो ये कोवेरियंस 0 हो जाती है। तो जब कोवेरियंस 0 हो गई तो r भी 0 हो गया। तो this proves that if x and y are independent then correlation is 0. Hence x and y are uncorrelated. But two uncorrelated variable may not be independent. ये कन्वर्स है इस स्टेटमेंट का कि अगर दो वेरिएबल्स अनकोरिलेटेड हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों इंडिपेंडेंट हो। इसका काउंटर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है। x की वैल्यूज हैं -3, -2, -1, 1, 2, 3. y is 9, 4, 1, 1, 4, 9, which you can see is the square of the values of x. अब हम इन दोनों के बीच कोरिलेशन निकालेंगे। तो कोरिलेशन के लिए हमने जो कैलकुलेशंस की हुई हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई, एक्स बार, कोवेरियंस, क्योंकि सिग्मा एक्स 0 है इसलिए मीन 0 हो गया। मीन 0 हो गया तो ये वैल्यू 0 हो गई, और समेशन एक्स वाई भी 0 है तो ये वैल्यू भी 0 हो गई, कोवेरियंस 0, हेंस आर इज 0. आर 0 मीन्स टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, वाइल टू वेरिएबल्स जो हमने लिखे हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। y is the square of x. So remember that two independent variables are uncorrelated, but two uncorrelated variables may not be independent. Now we'll see some problem. If x1 and x2 be two variables with 0 means and variance sigma 1 square, sigma 2 square, and correlation coefficient r, show that u is equal to x1 upon sigma 1 plus x2 upon sigma 2. And v is equal to x1 upon sigma 1 minus x2 upon sigma 2 are linearly uncorrelated with mean 0 and variance 2 into 1 plus r and 2 into 1 minus r. हमें ये दो वेरिएबल्स गिवन हैं जिनका मीन 0 है, वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर है, सिग्मा 2 स्क्वायर है। तो हमें ये प्रूफ करना है इसमें कि अगर दो वेरिएबल्स x1 x2 हैं जिनका मीन 0 है, वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर है, कोरिलेशन कोफिशिएंट r है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो नए वेरिएबल्स डिफाइन किए गए हैं u एंड v, ये दोनों लीनियरली अनकोरिलेटेड है। मींस कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन u एंड v is 0, expected value of u and v is 0, and variance of u and v is 2 into 1 plus r and 2 into 1 minus r. So what is given here is e of x1 is equal to 0, e of x2 is equal to 0, sigma x1 square is sigma 1 square and sigma x2 square is sigma 2 square. These are just the notations. Expected value of u is equal to expected value of x1 upon sigma 1 plus x2 upon sigma 2. क्योंकि हमें u की expected value निकालनी है तो हमें इस एक्सप्रेशन की expected value लेनी पड़ेगी। तो expectation की property से ये 1 upon sigma 1 will come outside the bracket and this expectation will work on x1 plus 1 upon sigma 2 expected value of x2
and since we are given that expected value of x1 is equal to 0 and expected value of x2 is also 0, so expected value of u will become 0. Similarly here, expected value of v is also 0. Covariance of u and v is defined as expected value of u minus eu into v minus ev. So here we put the value of e of u and e of v हमने अभी 0 प्रूफ किया है यहाँ पर. तो what is left here is only u and v, and substitute the value of u and v here so that we get covariance of u and v is equal to expected value of x1 square upon sigma 1 square minus x2 square upon sigma 2 square. Again, this will become 1 upon sigma 1 square into expected value of x1 square minus 1 upon sigma 2 square into expected value of x2 square. Mark this as equation number 1. Now we know that variance of x is defined as expected value of x square minus expected value of x whole square, right? So variance of x1 is expected value of x1 square minus expected value of x1 square. यहाँ पे वेरिएबल x की जगह अगर x1 हो जाएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर विल बी वेरिएंस ऑफ x1 प्लस e ऑफ x होल स्क्वायर. एंड सिंस e ऑफ x1 ये हमने प्रूफ किया है अभी, वो सॉरी ये गिवन है हमें कि ये 0 है, so we put the value here. So e of x1 square will be equal to variance of x1, and variance of x1 is denoted by sigma 1 square. So expected value of x1 square is equal to sigma 1 square. Now from equation number 1, यहाँ पर e of x1 square ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं sigma 1 square, और sigma 2 square e of x2 square will be sigma 2 square. आप कैलकुलेट करके देखिएगा यही वैल्यू आएगी. I have skipped that calculation, but you can show that for x2 also. So sigma 2 square, so this is sigma 1 square and this is also sigma 1 square, and this is sigma 2 square and this is also sigma 2 square, so we get 0. Now variance of u is, क्योंकि r के लिए आपको कोवेरियंस चाहिए और वेरिएंस चाहिए, इसलिए वी आर डूइंग दिस कैलकुलेशन. तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए अगेन वी अप्लाई वेरिएंस ऑन दिस एक्सप्रेशन by the property of variance of x plus y. It is equal to 1 upon sigma 1 square into variance of x1 plus constant का स्क्वायर हो जाता है वेरिएंस में, plus 1 upon sigma 2 square variance of x2 plus twice covariance of x1 upon sigma 1 comma x2 upon sigma 2. ये एक एक्स्ट्रा टर्म आती है वेरिएंस के केस में, लेकिन ये टर्म 0 हो जाती है अगर ये दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए कोवेरियंस 0 होती है. लेकिन हमें ये गिवन नहीं है कि x1 x2 इंडिपेंडेंट है या नहीं, इसलिए we have to write this. Now we put the value of variance of x1 here and variance of x2, covariance of x1 upon sigma 1 and x2 upon sigma 2. This expression can be written as 1 upon sigma 1 sigma 2 into covariance of x1 x2 by the property of covariance. Now this is 2, 1 plus 1 2 plus 2, and this is the formula of r. r sigma 1 sigma 2, कोवेरियंस को आप r sigma 1 sigma 2 से रिप्लेस कर सकते हो, या फिर इस पूरे फॉर्मूले को आप r से रिप्लेस कर सकते हो, राइट? सो वी गेट 2 plus 2r, that is 2 into 1 plus r. इसी तरह से वेरिएंस ऑफ v जब आप कैलकुलेट करोगे, वेरिएंस ऑफ v आएगा 2 into 1 minus r. Now let us see problem number 2. Show that rxy ये नोटेशन भी आप यूज कर सकते हो कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y के लिए.
या ब्रैकेट में x और y भी यूज कर सकते हो या सिंपली r भी यूज कर सकते हो. तो show that rxy is equal to 1 minus 1 upon 2 into expected value of u minus sigma x minus v upon sigma y whole square and rxy is also equal to this. मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है पूरा ये r बिटवीन x एंड y की इक्विवेलेंट है. ये एक्सप्रेशन भी r बिटवीन x एंड y की इक्विवेलेंट है where sigma x sigma y are standard deviations of x and y. Also deduce that rxy is lies between -1 and +1. हमें इन्हीं एक्सप्रेशंस का यूज करके हमें ये भी प्रूफ करना है कि r की लिमिट्स -1 +1 के बीच में होंगी where u is x minus ex and v is y minus ey. तो हमें दो वेरिएबल्स इस तरह से डिफाइन किए गए हैं. तो हमें ये प्रूफ करना है that if you solve this right hand side of both expressions you will get the value of rxy on the left hand side. And we have also we have to show that the limits of this rxy will lies between -1 and +1 by using these two only. So let's do. First of all, we take the first equation that is given to us. Now we solve this. To solve this, we first make the whole square of this and then put the value of u here, which is given to us as x minus ex and v is y minus ey, right? Now take the expectation inside the bracket. So this is 1 upon 2 sigma x square into expected value of x minus ex whole square minus, because this is minus, this plus will become minus 1 upon 2 sigma y square into expected value of y minus ey whole square plus this 2 will cancel with this 2. What is left is e of x minus ex into y minus ey upon sigma x sigma y. Now we can write it as 1 minus 1 upon 2 sigma x square as it is, and this can be replaced by sigma x square, variance of x. This expression is variance of y. This expression is covariance between x and y, and this is sigma x sigma y as it is here. The sigma x will cancel with the sigma x square, and the sigma y square will cancel with the sigma y square. Minus half is -1. 1 minus 1 is 0. What is left here is this is rxy. So hence proved that this right hand side is equal to rxy. Similarly, you try the second part. This one. सॉल्व करने का तरीका यही है जो मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए किया है. आप इसको सेकंड पार्ट के लिए भी ऐसे ही रिपीट करिए. You will get the answer. Now we will prove that the limits of rxy lies between -1 and +1. You can see in the first expression rxy is equal to this, and this quantity is the perfect square, which is always positive, and expectation of positive value is positive. That is mean average of positive numbers is always positive. So this expression is greater than or equal to 0. Now we put the minus sign on both sides. When you change the sign of inequality, this inequality will change. Here we get less than equal to sign, and then we add 1 to both sides. So we get this expression on the left hand side. And this is nothing but rxy, which is given to us. So rxy is less than equal to 1. Similarly, for the second part, this expression is non-negative. We add -1 to both sides. Inequality will not change in this case. This is rxy given to us. So rxy is greater than equal to 1. Combining these two results, we get this limit. Now problem number 3. If x, y, z be three uncorrelated random variables,
each having the same variance, obtain the correlation coefficient between x plus y and y plus z. We are given that these three variables are uncorrelated, means इन तीनों के बीच correlation zero है, तो pair wise correlation zero लेकर चलेंगे. x y के बीच में correlation zero होगा, y z के बीच में correlation zero होगा and x z के बीच में correlation zero होगा. तो हमें इन दोनों वेरिएबल्स, जो नए वेरिएबल्स डिफाइन किए गए हैं इस तरीके से, इन दोनों वेरिएबल्स के लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है. तो जो नए वेरिएबल्स हैं उनको एक नोटेशन दे देते हैं u लेते हैं x प्लस वाई को, और जो y प्लस जेड है उसको हम v मान लेते हैं. तो जब भी हमें नए वेरिएबल u और v गिवन होते हैं, उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी होगी उसकी. तो expected value of u is equal to e of x plus e of y. Again then we subtract these two equations. हमेशा यही तरीका रहता है. Subtract करने के बाद आपको एक expression ये मिला. Now we take the whole square of this. Whole square इसलिए किया है so that we can take the expectation. Whole square open किया so we get this expression. Now we take the expected value on both sides of this expression. So you get on the left hand side is sigma u square. This is nothing but sigma square, variance of x. Let us suppose that variance of x is sigma square और तीनों की variance same है, इसलिए हम तीनों को sigma square से ही denote कर रहे हैं, sigma square. And this is nothing but 2 into covariance between x and y. Covariance between x and y 0 होगा क्योंकि तीनों uncorrelated हैं, right? Uncorrelated given है हमें, इसलिए covariance 0 होगा. This is sigma u square is equal to 2 sigma square. ये सिग्मा u स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन आ गया. इसी तरह से सिग्मा v स्क्वायर के लिए 2 सिग्मा स्क्वायर एक्सप्रेशन आएगा. अब हम कोवेरियंस कैलकुलेट करेंगे u और v के लिए. तो यही फॉर्मूला लगेगा u माइनस eu इंटू v माइनस ev. u माइनस eu की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है, x माइनस ई एक्स प्लस वाई माइनस ई वाई. ये वैल्यू यहाँ रख देंगे. इसी तरह से v माइनस ev की वैल्यू. Multiply these two brackets. We get these 4 expressions. Then take the expectation of 4 expressions. This is covariance between xy. This is covariance between xz. This is covariance between yz. And this is variance of y, which is sigma y square. Covariance is 0. It is given in the question. Sigma y square is equal to sigma square. So sigma y square is equal to sigma square. Now we calculate r between u and v. So r is covariance between u and v divided by sigma u sigma v. Covariance between u and v is sigma square. Sigma u is under root 2 sigma and sigma v is under root 2 sigma. After solving it, we get 1 upon 2. Okay. If you have any problem, any doubt, you can put your message in the comments or put also in the Google Classroom. Thank you very much.